हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहारी स्कूल हमारे प्लेटफॉर्म पर। बच्चों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक्चुअली हम लोग का ये चौथा चैप्टर है, चौथा अध्याय है। आप लोग शीर्षक अपना किताब खोल लीजिएगा और शीर्षक है हम लोग का लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। उससे पहले जानना मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चौथे चैप्टर में हम लोग का जो है तीन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और तीसरा कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है इस चैप्टर में मिलेगा। मतलब कि ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव उस तरह से नहीं मिलेगा। मतलब कि जो तथ्यात्मक होते हैं, जो फैक्ट वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर विवरण वाले आपके समझ पे, जो आपने 3 चैप्टर अगर पढ़ा है मेरे से, 3 चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप पीछे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और तीनों चैप्टर को आप फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, हमारे नोट्स को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो लोगों ने पढ़ा है वो लोग तो जानते ही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर का नाम है, जैसे मैंने बताया, कि लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। अब मतलब कि अभी तक लोकतंत्र में उपलब्धियाँ क्या मतलब होता है, अचीवमेंट्स। आपने मतलब कि अभी तक क्या क्या, जैसे कि आपका एज अभी हुआ होगा 13 या 14 साल, तो 13 या 14 साल में आपने क्या क्या अचीव किया, अपनी ज़िंदगी में आपने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या क्या आप में कमियां रही हैं और क्या क्या आप उसमें सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। ठीक है कि डेमोक्रेसी जब से मतलब स्टार्ट हुआ है, हमने बताया था आपको, पिछले चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड से ये पहला शब्द आया, लोकतंत्र का शब्द आता है। 1688 ईस्वी की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, और वहीं से उत्पत्ति हुई है लोकतंत्र की। ठीक है, इंग्लैंड से 1688 समझ लीजिए। तो इतिहास कितना हो गया, आप लगभग लगाइए तो कितना साल, 300 साल। ठीक है, 300 से ऊपर साल हो गए हैं लोकतंत्र के जीवित रहते हुए। उससे पहले भी बहुत, मतलब कि अरस्तु जो मतलब कि पिता कहे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने भी लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है लोकतंत्र का। और उस बीच में मतलब कि 300 साल के इतिहास देखें तो इस बीच में लोकतंत्र ने बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत सारी उसकी कमियाँ भी निकल कर आई हैं, जिस पर कि काम भी हो रहा है। और यकीन मानिए मेरा, आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है इस लोकतंत्र में। और यकीन मानिए कि सबसे बढ़िया और वैध जो होता है, मतलब वैलिड जो गवर्नेंस का जो एक रूप होता है, ये लोकतंत्र है। ठीक, अब्राहम लिंकन का हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, अब्राहम लिंकन का जिक्र करता हूँ। जहाँ भी आता है लोकतंत्र वहाँ पे उनका जिक्र जरूर होता है, क्योंकि उन्होंने सबसे सर्वोत्तम परिभाषा दी हम लोगों के सामने कि सब कुछ क्या शक्तियाँ कहाँ नहीं थे, लोकतंत्र में। ठीक है, लोक में मतलब कि लोगों में नहीं थे। ठीक है, हम लोग का उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, वो भी बोलता है कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग में ही सारी शक्तियाँ नहीं थे। तो मतलब लोकतंत्र मतलब कि लोगों के शासन में बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है दुनिया को। और आज हम लोग देखेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे कि कहाँ तक ये विश्वास बढ़ चुका है, कहाँ तक ये जा चुका है, और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, और इसमें हम लोग क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है, आपकी, हमारी, सब लोगों की जिम्मेदारी, पूरे समाज की जिम्मेदारी, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को हम लोग आगे लेके जा सकें। और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ अचीव करेगा आगे जाके, और बहुत सुखद और समृद्ध भरा जीवन जो होता है, सतत विकास की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि हमेशा उपलब्ध रहेगा। अब देखते हैं अपना पहले मतलब कि टॉपिक वाइज मैंने लिख दिया है आपकी किताब में, जो मतलब कि हेडिंग्स दिए हुए हैं उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे समझने का ही है चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि आप जितना समझ पाएंगे उतना ही अच्छा है। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। मतलब कि क्या जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। अभी आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है कि मैट्रिक में अच्छा एग्जाम लाना, मतलब अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, 10th में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आगे जाके एडमिशन लेना है, किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना है। हो सकता है कि आप यहाँ से इंजीनियरिंग या मेडिकल या मतलब कि कोई भी अच्छी नौकरी के लिए या कोई बिजनेस, उसके उद्देश्य आप काम कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपको 10th की जरूरी है। तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति, तो वही उसी तरह की लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रहा है, जो उसका लक्ष्य है। उसके बाद उत्तरदायी एवं वैध शासन, मतलब कि लोकतंत्र को कहते हैं उत्तरदायी एवं वैध शासन। इसको हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, इसको भी मैंने पहले समझा चुका हूं मैं। उसके बाद देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास। इसका मतलब होगा कि जो हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, जो हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, क्या हम लोग लोकतंत्र में अच्छी संभावनाएं हैं, या और सब शासन जितने भी दानाशाही शासन है, चाहे मतलब लोकतांत्रिक शासन जितने हैं, ठीक है, राजशाही शासन या तानाशाही शासन, उस शासन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक समृद्धि और विकास हो रहा है कि लोकतंत्र में हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगला जो होगा हम लोग का टॉपिक, सामाजिक विषमता एवं सामंजस्य।
ठीक है, कि इतने सामाजिक, हमने हमेशा पढ़ा है कि सामाजिक विभिन्नता है, और सामाजिक विभिन्नता भारत में तो बहुत हद तक देखने को मिलती है आपको, तो उसमें कितना सामंजस्य बैठा पा रहा है लोकतंत्र, इस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा अगला देखेंगे भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। भारतीय लोकतंत्र एग्जैक्टली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोकतंत्र, लिमिटेशन होगा यहाँ पे कि भारत कितना सफल है। उसके अलावा लास्ट में कि भारतीय लोकतंत्र को सफल करने के लिए कौन कौन से तत्व हैं और इस पर कैसे काम किया जा सकता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो चीज़ है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं, तो इस पे बात करना है। तो लोकतंत्र का मतलब कि मूल उद्देश्य क्या हो सकता है, आप ही बताइए, आप ही सोचिए। मूल उद्देश्य यही हो सकता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शासन पहुंच जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, पावर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में समानता, जो मतलब लोग पिछड़े हुए हैं उनको समानता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो विभिन्नता है उसको लोकतंत्र क्या कर पाए, अपने आप में समाहित कर पाए, ठीक है। तो इस उद्देश्य में सफल रहा है कि नहीं, बिल्कुल रहा है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देंगे तो बात है कि 100 से ज़्यादा जो अभी तक देश हैं, ठीक है, 100 से 200 से ज़्यादा देश हमारे पूरे विश्व में हैं, और 100 से ज़्यादा देशों में क्या है, लोकतंत्र विद्यमान हो चुका है, ठीक है। धीरे धीरे सभी देश जो हैं लोकतंत्र को मतलब कि एक अपने शासन चलाने के लिए एक अच्छा तंत्र मान रहे हैं, तभी इसका मतलब बढ़ोतरी होते होते आज 200-300 सालों में 100 से ज़्यादा देशों ने इसको अपना लिया है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे शासन है, साम्यवादी शासन है, एकात्मक शासन है, राजशाही शासन था पहले, हम लोग यहाँ भी था, फिर से आप तानाशाही शासन देखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं तानाशाही शासन देखते हैं। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देर तक आपको बेनिफिट नहीं पहुंचा सकती, आपके समाज को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकती, आप सभी लोगों को आप उस चीज़ का जो है पावर आप मतलब कि मुहैया नहीं करा सकते। इसीलिए सबसे बढ़िया जो है कि लोकतंत्र ही है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति ये कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कहीं ना कहीं सभी देश अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है या नहीं। उसके अलावा आते हैं उत्तरदायी एवं वैध शासन। ये किस प्रकार उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ठीक है, ये कितना मतलब कि कितना वैलिड है, कितना मतलब कि अच्छे मतलब कि क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार लिप्त है या नहीं है, ठीक है, इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें ज़्यादातर लोगों को मतलब कि लोगों पे डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, या लोग अपनी मर्जी से इस शासन में सत्ता की साझेदारी में अपना ये क्या बोलते हैं रोल अदा कर पा रहे हैं या नहीं। इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है क्या कि इन सब चीज़ों से बनता है उत्तरदायी एवं वैध शासन, ठीक है। तो उत्तरदायी एवं वैध शासन की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया बात आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं हम लोग को ये मान के चलना होगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र जब से मतलब कि रहा है तब से कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं खामियां भी हैं, कुछ ना कुछ असफलताएं भी मिली है इनसे, और जैसे कि भ्रष्टाचारियों का भी कुछ अड्डा रहा है, लेकिन उस पर काम करते हुए लोकतंत्र ने इस चीज़ को अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया है, और यह एक वैध शासन के रूप में, वैलिड गवर्नेंस के रूप में इसने काम किया है, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन का मतलब होता है, जैसे कि आप आज देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं डिजिटल होती जा रही हैं, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट होती जा रही, पारदर्शी होती जा रही हैं, ज़्यादा जैसे कि RTI हमने बात किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ था और आज बहुत ही अच्छा मतलब कि एक हथियार है लोकतंत्र में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पारदर्शिता आती है, इससे क्या होता है, उत्तरदायित्व बढ़ता है सरकार का कि हमें अच्छा ही काम करना है, नहीं तो जनता क्या करेगी, हमें कहीं ना कहीं हमारे जो सत्तासीन हम लोग हैं तो उससे कहीं ना कहीं हटा देगी, और दूसरी पार्टी, दूसरा दल जो है राजनीतिक दल, वो सत्ता में आ जाएगा। तो ये है उत्तरदायी एवं वैध शासन का सबसे बढ़िया मतलब कि ये है कि लोकतंत्र में ये अच्छा आपको देखने को मिलता है। हमेशा आपकी सरकार क्या रहेगी, आपके प्रति उत्तरदायी रहेगी, और हमेशा क्या रहेगी, इलीगल कोई भी काम नहीं करेगी, वैध ही काम करेगी, हमेशा वैलिड मतलब कि जो लीगल काम करेगी, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अपनी किताब में भी देखेंगे, और जहाँ तक आपको देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र, क्योंकि बगल में ही है चाइना बगल में ही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे साम्यवादी शासन चलता है, लेकिन साम्यवादी शासन भी नहीं, वहाँ पे एक तरह से तानाशाही है, ठीक है, एक तरह से तानाशाही है, वो छुपा हुआ तानाशाही है। चाहे वो आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिएगा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हमेशा आप चर्चा में देखते होंगे, तो वो सब वहाँ पे तानाशाही ही है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप गौर करने लायक होगी कि आप जब भी आप किताब में भी अपने आंकड़े देखेंगे तो आर्थिक समृद्धि और विकास, जो GDP ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट ये होता है, तो वो जो होता है ये
कहीं ना कहीं आपको लोकतंत्र में जो है कम मिलेगा, देखने को कम मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। लेकिन उन सब जो देश, वो सब जो देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, फिर से नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पे आपको हमेशा मतलब कि बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा, आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी, विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ से लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जब भी कोई भी चीज़ आता है तो वो सतत मतलब कि एक सस्टेनेबल रूप में आता है, मतलब कि वो ज़्यादा देर तक मतलब कि ज़्यादा ठोस होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो आर्थिक समृद्धि और विकास भी जो लोकतंत्र में होता है, भारत में होगा, चाहे मतलब कि अमेरिका में आप देख लीजिए, आज अमेरिका भी विकसित देश है और वो लोकतंत्र है वहाँ पे, ब्रिटेन देख लीजिए, आप इंग्लैंड में देख लीजिए, वो भी एक लोकतंत्र देश है। तो वहाँ पे भी देखिए आर्थिक विकास वहाँ पे भी है, लेकिन वो धीरे धीरे हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है, एक तरीके से हुआ है, तो अच्छा चीज़ है, सभी लोग भागीदारी के साथ हुआ है। लेकिन तानाशाही से आपको ज़्यादा आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो वैध नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तक ठहरेगा नहीं, कभी ना कभी बगावत कर देगी जनता, और आपका पूरा जो आर्थिक वो है, पूरा देश का जो तंत्र है वो सब बिगड़ जाएगा। अब आते हैं तो सामाजिक, अगला आते हैं सामाजिक की क्षमता में सामंजस्य। अब ये तो बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि 3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कितना लोकतंत्र में, यही तो अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो कभी भी लोकतंत्र जो है मतलब कि जल्दबाजी में नहीं रहता है। लोकतंत्र जो होता है, लोक का जो शासन होता है वो जल्दबाजी में रहता है, बहुत सभी लोग को एकदम सटीक आराम से धीरे धीरे सनाह करके आपको भी लेके चलेगा, स्टूडेंट्स को भी लेके चलेगा, कहीं ना कहीं किसान को भी लेके चलेगा, कहीं ना कहीं सेना को भी लेके चलेगा, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को भी लेके चलेगा, सबको धीरे धीरे सबको उसको न्याय दिलाना है, ठीक है। जितने भी सामाजिक विभिन्नता होगी, सामाजिक विषमता होगी, ठीक है, जितने भी मतलब कि गरीबी हो, अमीरी हो, धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, जितने भी विषमताएं हैं सबको वो समाहित करेगा और सब में सामंजस्य भी स्थापित करने की कोशिश करेगा। यही तो सबसे खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ऐसे समझना है, लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और लोकतंत्र में सभी को हिस्सा लेने का मौका मिलता है, यही इसकी खूबसूरती है। तो सामाजिक विषमता एवं सामंजस्य बहुत अच्छे तरह से निभाया लोकतंत्र, अभी तक निभाया है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी होगा कि पूरा विश्व एक दिन इसको अपनाएगा, ठीक। उसके अलावा आते हैं अगला अपना कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। अब भारतीय लोकतंत्र पे आ जाते हैं, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। अब हम लोग का कितना हुआ, आज़ादी प्राप्त किए हुए, आज़ादी प्राप्त किए हुए करीब 70-75 साल हुआ, ठीक, 70 साल हुआ। तो 70 साल हुआ तो 70 साल में क्या मिला है। शुरू में क्या था कि शुरू में उतना लोग ये नहीं करते थे, जैसे कि वोट को उतना तवज्जो नहीं देते थे। वो लोग बोलते थे कि हमें क्या लेना है, मूर्ख हो सरकार चाहे मतलब कि बुद्धिमान हो सरकार, क्या लेना देना है हमें। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में अब धीरे धीरे 1975 में मैंने जब बोला कि आपातकाल होता है, जैसे मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में, आपातकाल हुआ, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, बिहार के छात्र आंदोलन हुआ, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन आपको पढ़ाया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए कि नहीं, हमें अधिकार चाहिए, हमारा कर्तव्य है कुछ पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति सत्ता में साझेदारी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे लोकतंत्र मजबूत होता गया। ये सफर है हम लोगों का, 1975 के बाद और तेज होता गया। उसके बाद अभी आप देखते हैं तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर बात करती है। अभी धीरे धीरे बिहार में है थोड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये जातिवाद, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लोगों ने वोट देना बंद कर दिया है, नेता के आधार पर वोट देना बंद कर दिया है। अब बात होती है सिर्फ और सिर्फ विकास की, ठीक है, कि हमारे यहाँ रोड है कि नहीं, हमारे यहाँ बिजली मिली कि नहीं, हमारे यहाँ मतलब सिंचाई की क्या व्यवस्था है किसानों के लिए, हमारे यहाँ नल मिला कि नहीं, 7 निश्चय चल रहा है नीतीश सरकार का, ठीक है, तो वो मिला कि नहीं, आप उस पर वोट देंगे, ठीक है, आप उस पर वोट करेंगे। आप आरजेडी को अगर आप वोट करते हो, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करते हो, तो आप इस चीज़ पे वोट करोगे कि नहीं, ये नहीं आप वोट करोगे कि लालू की पार्टी है या नीतीश की पार्टी है या क्या बोलते हैं रामविलास पासवान की पार्टी है, ऐसा आप नहीं करोगे। आप बात करोगे सिर्फ और सिर्फ जो बात करेगा अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में बात करेगा विकास की, आप उसके साथ जाओगे, उसको वोट करोगे, ठीक है। आपके परिवार में वाले भी इसी पर वोट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, ये बहुत ही सफल है। लेकिन कुछ कमजोरियां हैं अभी, जैसे कि हम लोग में जैसे कि चुनाव में ही आते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग शामिल हो जाते हैं इसमें, या भ्रष्टाचार के मुद्दे हमेशा उठ खड़े होते हैं, या जो बहनों के साथ होता है हमारे मतलब कि रेप वगैरह का, महिला सुरक्षा का जो एक मुद्दा है, या मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ जो है, चाहे किसानों के साथ अभी तक पूरी तरह से मतलब कि इंसाफ नहीं हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, योजनाएं चल रही हैं और धीरे धीरे ये प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में हमेशा धीरे धीरे काम होता है, लेकिन जो होता है ठोस और मजबूत काम होता है। तो कितना सफल है, तो बहुत हद तक सफल है। और जो कमजोरियां मैंने गिनाई, इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और धीरे धीरे आगे आने वाली सरकारें और मजबूत होती जाएंगी। जब जनता और ज़्यादा इन्वॉल्व होती जाएगी इसमें, हम लोग जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ही
क्या होगा कि भारतीय लोकतंत्र क्या होगा, सफल होता जाएगा। तो अब बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारण तत्व कौन कौन से हैं। जो मैंने बताया यही चीज़ है कि कारण और तत्व यही हो सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के सफल होने के। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, सरकारें ऐसा इंतजाम करें कि जितने ज़्यादा कि जितने पिछले तबके के लोग हैं, चाहे जितनी भी सामाजिक विषमता हो, चाहे जितनी भी सामाजिक विभिन्नता हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, उन सभी लोगों को उतना ही सामाजिक न्याय मिले, उतने ही वो सत्ता में साझेदार होने के हकदार हों, ठीक है। और जितने भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी लोकतंत्र में हमारी कुरीतियाँ भारतीय लोकतंत्र में, वो सारा कुछ क्या हो जाए, टैकल हो जाए सरकार के द्वारा, तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा, सफलता प्राप्त कर सकेगा। यही सब कारण जो हैं जो हमारे लोकतंत्र को सफल बनाएगी, और हम लोग एक दिन मजबूत, आज तो मजबूत हैं ही, और मजबूत लोकतंत्र सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे मजबूत लोकतंत्र बन के उभरेंगे, और सबसे सुखी और समृद्धशाली हम लोग का समाज और भारतीय समाज होगा। तो दोस्तों बस मतलब मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है इसमें, और मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लेकिन अच्छे समझाने का आपको मतलब बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि लोकतंत्र की उपलब्धियाँ क्या हैं, और सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब ये मैंने फिर बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इसके पहले तीनों चैप्टर्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हमारे लेक्चर्स को देखिए, हमारे नोट्स को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, हमारे प्लेटफॉर्म को हम बहुत मेहनत करते हैं, आप देखते ही हैं, पुनः पसीना होता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वो कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ओके दोस्तों, बाय।